दुर्गा देवी के 3 बेटे थे। बड़े बेटे अनिल और सुनील अच्छी जगह जॉब करते थे और वो काफ़ी अमीर भी थे। वहीं छोटा बेटा सारांश, जिसने अपनी पढ़ाई 12वीं क्लास में के बाद ही छोड़ दी थी, वह अपने काम करने की चाह रखता था। लेकिन दुर्गा देवी और उसके पति सारांश की इस तरह पढ़ाई छोड़ने पर काफ़ी नाराज़ थे। वहीं दोनों बड़े बेटों की शादी भी अमीर घर से की लड़कियों से ही हुई थी। घर में ठाट बाट थे। वहीं एक दिन सारांश ने अपने पिताजी से बिजनेस करने के लिए पैसे मांगे। उसके पिताजी ने इस शर्त पर पैसे देने का आश्वासन दिया कि वह अपना बिजनेस कामयाब कर दिखाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस बात को लेकर दुर्गा देवी और उसके पति काफ़ी नाराज़ थे। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है और दोनों अपना अपना घर बसा चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि अपने जीते जीते हम सारांश का भी घर बसता हुआ देख लें। कौन देगा इस नालायक को अपनी बेटी? मैंने एक गरीब परिवार की लड़की देखी है, वही इसके साथ गुजारा कर सकती है। वैसे तो ये कुछ करने से रहा। हाँ, ये बात भी ठीक है, गरीब घर की लड़की आएगी तो उसी हिसाब से देखेगी। अमीर घर की लड़की के तो ये खर्चे भी नहीं उठा सकता। इस तरह दुर्गा देवी और उसके पति सारांश की शादी एक गरीब लड़की अलका से कर देते हैं। अलका सीधी सादी और घरेलू लड़की थी, परंतु वो भी हैरान थी कि इतने बड़े घर के लोगों ने उससे शादी कैसे कर ली। परंतु वह जान गई कि सारांश इतना नहीं कमाता कि किसी अमीर लड़की के खर्चे पूरे कर सके। दुर्गा देवी का परिवार इकट्ठा रहता था, परंतु कोई सी भी अमीर बहू घर का काम नहीं करती थी। यहाँ तक कि अलका के आने के बाद घर के नौकरों को भी हटा दिया गया। सारे घर के काम अलका अकेले करती। सुमन, अच्छा हुआ हमने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया। सारांश इतना नहीं कमाता कि उसकी बीवी हमारी तरह ठाट बाट ले। ठीक कह रही है दीदी, मैं तो नौकरों के हाथ का खाना खा खा के बोर हो चुकी थी। तभी दुर्गा देवी वहाँ आ जाती है। तुम दोनों तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। अब क्या करें, अपना ही सिक्का खोटा था, तभी तो इस गरीब घर की लड़की को अपने घर में बहू बनकर लाना पड़ा। पर चलो, यह भी ठीक हुआ। अब नौकरों के भरोसे घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। गरीब घर की लड़की है, सोच समझ के ही घर में रहेगी। देखते देखते 1 साल निकल जाता है। फिर अचानक दुर्गा देवी के पति की तबीयत खराब हो जाती है और वह स्वर्ग से धार जाता है। दोनों बड़े बेटे वसीयत को धोखे से बदल देते हैं और आधी आधी जायदाद 2 हिस्सों में बांट देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं कौन सा पिताजी का सौतेला बेटा था जो उन्होंने मेरे नाम कुछ भी नहीं छोड़ा। सौतेले तो नहीं हो, लेकिन तुमने पापा का कितना दिल दुखाया है। इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया तुमने, वो भी बीच में छोड़ दिया। यहाँ तक कि तुम्हें बिजनेस के लिए पैसे दिए और वो भी तुमने गवा दिए। शायद यही वजह रही होगी कि बापूजी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, इसलिए हम तुम्हें 1 लाख रुपए दिया देते हैं। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। अगर बाबा ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा तो वो मुझे किसी लायक समझते ही नहीं थे। कोई बात नहीं। घर में तुम्हारा हिस्सा तो नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो पीछे सर्वेंट क्वार्टर में तुम रह सकते हो। अरे तुम ये क्या कह रहे हो सुनील? भला सारांश वहाँ सर्वेंट क्वार्टर में कैसे रहेगा? तुम उसे यहीं रहने दो। दुर्गा देवी के कहने पर दोनों भाई सारांश और उसकी पत्नी को वहीं पर रख लेते हैं। लेकिन अब अलका का काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। अरे ओ महारानी अलका, दोपहर के 12 बजे हैं और रसोई से किसी तरह की आवाज़ भी नहीं आ रही। तुम्हें पता नहीं है क्या, बच्चे 1:30 बजे तक स्कूल से आ जाते हैं और उन्हें आते ही खाना चाहिए। देख रही हूँ आजकल हर काम बहुत लेट करती जा रही है। लगता है इसके भी पर निकल आए। पति तो था ही निकम्मा और अब ये भी निकम्मी होने जा रही है। माँ जी, आज थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, बार बार चक्कर आ रहे हैं, इसलिए काम होने में लेट हो गया है। ध्यान रखो, तुम इस घर की छोटी बहू हो और वो भी गरीब बहू। ये नौकरों वाले चोचले नहीं चलेंगे। तभी अलका किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। तभी सूर्यांश किसी काम से घर आया होता है और अलका को इस तरह गिरा देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अलका प्रेग्नेंट है। घर आने पर माँ, डॉक्टर ने बोला है कि अलका प्रेग्नेंट है और उसे ज़्यादा काम नहीं करवाना है। उसे बेड रेस्ट के लिए बोला है। भला ये कौन सी चिड़िया का नाम है? अरे हमारे ज़माने में भी तो बच्चे होते थे, हम तो सारा काम करते थे, फिर तेरी पत्नी काम क्यों नहीं कर सकती? अरे माँ, ये अलका ही पट्टी पढ़ा कर लाई होगी, वरना सारांश में इतना दिमाग कहाँ। दिमाग होता तो कोई बड़ा आदमी होता। देखो भाई, मुझसे तो ये घर का काम नहीं।
आप लोगों ने आज तक जो भी बोला मैंने सब कुछ किया। आप लोगों ने जितने ताने देने थे दे लिए। आपने अलका के साथ इतना गलत किया लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन आज मैं अलका के साथ गलत नहीं होने दूंगा। मैं जा रहा हूँ अलका को साथ लेकर। आपका काम, आपका घर, आपको क्या करना है सबको लगा कि सारांश केवल धमकी दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। शाम तक सारांश अलका को लेकर किराए के घर में चला जाता है। ये आपने क्या कर दिया? आपको पता है ना कि हम अपना परिवार पढ़ाने जा रहे हैं। अब किराए के मकान में ये सब कैसे होगा? देखो अलका, अब तक किसी ने मेरे साथ नहीं दिया। सबने मुझे लूजर ही समझा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती? आप कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे पति हो और मुझे आप पर पूरा भरोसा। मैं तुम्हें अपने बच्चे के आने से पहले एक बड़े घर में ले जाऊंगा और सारी सुख सुविधाएं भी दूंगा। उधर अलका के जाने के बाद कोई सी भी बहू खाना बनाने के लिए तैयार नहीं होती थी। अब दुर्गा देवी को ही खुद रसोई में जाना पड़ता और सबका खाना बनाना पड़ता। जब दुर्गा देवी ने घर में नौकर रखने की बात कही तो दोनों बहुओं ने कहा, अरे माँ जी, बढ़ती उम्र के साथ अगर काम करोगी तो शरीर भी अच्छा रहेगा, वरना शरीर जाम हो जाता है। और क्या, भला नौकरों के भरोसे घर छोड़ा जाता है क्या? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मैंने कभी तुम्हारे ससुर जी के सामने भी घर का काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही घर में नौकर रखे थे। रहने दो माँ जी, ना आप ससुर जी रहे हैं और ना ही अब हम इतने नौकरों का खर्चा उठा सकते हैं। दुर्गा देवी अब अपने ही घर में नौकरों की तरह काम करती। रात को जब वह अपने कमरे में आई तो उसे अलका की बहुत याद आई। अलका कितनी अच्छी थी। मैंने कभी उसकी इज्जत नहीं की, लेकिन उसने फिर भी मेरा इतना ख्याल रखा। कभी बिस्तर से पैर नीचे नहीं रखने देती थी। अब अगर मैं उसके पास जाऊं भी तो क्या मुंह लेकर जाऊं? सच में अब बुढ़ापे में मुझसे कोई काम नहीं होता। मेरी दोनों अमीर बहुएं घर का कोई भी काम नहीं करती। मैंने इनकी चिकनी चिपड़ी बातों में आकर अलका को कितना भला बुरा कहा, पर अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। और अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। वह सोच रही होती है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। और उधर सारांश अपने दोस्त से कुछ पैसे लेकर अपना नया काम शुरू कर देता है और उसका काम ठीक चल पड़ा। देखते देखते 7 महीने निकल गए। एक चलो मैडम, अब अपने घर चलते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझ पर विश्वास दिखाना। मैं अपने लिए एक नया घर ले लूँगा। मुझे पता था अब एक दिन तारे की भांति चमकेंगे। क्यों ना हम इस खुशी में माँ को भी शामिल कर लें। चाहता तो मैं भी हूँ, पर माँ नहीं आएगी हमारे साथ रहने के लिए, क्योंकि भाइयों का घर बहुत बड़ा है ना। पर हमें माँ को जरूर बोलना चाहिए। अगले दिन सारांश अपने नए घर चला जाता है और अलका को लेकर अपने भाइयों के घर जाता है। वहाँ दुर्गा देवी को वो पोछा लगाते हुए देखता है। यह देखकर सारांश और अलका हैरान हो जाते हैं। माँ जी, आपने ये क्या हालत बना रखी है और आप घर का काम क्यों कर रही हो? मौका फल है। तीनों बेटे मेरे अपने थे और तीनों बहू भी मेरी अपनी थी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया अलका, मुझे माफ़ कर दे। माँ जी, पहले तो आप ये काम छोड़ो और खड़े हो जाओ। हम लोग तो आपको यहाँ पर खुशखबरी देने आए थे। कैसी खुशखबरी? सारांश ने अपना नया काम शुरू किया था और भगवान की दुआ से उन्होंने नया घर भी लिया है। हम तो आपको ये निमंत्रण देने आए थे। दुर्गा देवी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने सारांश को गले लगा लिया। ये सब आपकी इस गरीब बहू की वजह से हुआ है, जिसने मुझ पर विश्वास किया और मैं इसके विश्वास पर खरा उतरा। लेकिन माँ, मैं अब आपको इस हाल में नहीं देख सकता। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बहुओं को जब पता चलता है तो वो भी वहाँ आ जाती हैं और अलका की ठाट बाट देखकर तंग रह जाती हैं। दुर्गा देवी अपना सामान बांध लेती है और अपने बेटे सारांश और अलका के घर आ जाती है। मुझे माफ़ कर दो अलका, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अब अलका को एक प्यारा सा बेटा होता है और दुर्गा देवी पूरे दिन उसको खिलाने में लगी रहती और अलका अपनी सास का ख्याल रखती। दुर्गा देवी को भी समझ आ गया था कि गरीब बहू और अमीर बहू में क्या फ़र्क है।